तो दोस्तों ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जीत अपने साथ विनम्रता लाती है, लेकिन बंगाल में लाई रक्त बीज का उदय। बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई महिला कार्यकर्ताओं के गैंगरेप की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ कोई भी ऑफिस हो या फिर किसी का घर हो बीजेपी कार्यकर्ता का, वो फूंका जा रहा है, या फिर जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता मिल रहा है उसका सर फोड़ा जा रहा है, और ये सारी चीजें जो है वीडियो में रिकॉर्डेड। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और कौन कर रहा है ये सब, ये जानने के बाद आपके नसों का खून जो है वो जम जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी इस सब पर क्या कर रही है और इस सब को, इस हिंसा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ममता बनर्जी ने बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीता और बीजेपी 2500% सीट इंक्रीज के साथ एक मेन ऑपोजिशन बनती है। यहां तक सब कुछ जो था वो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की रेखाओं के बीच होता है, लेकिन जीतते ही जो हिंसा का तांडव किया गया है वो शायद इस देश ने कभी नहीं देखा एक बड़ी जीत के बाद। क्या हुआ है वहां पर तो जी सब कुछ जो है वीडियो में मौजूद है, लेकिन वो वीडियोज में यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब जो है वो बुरा मान जाएगा। काफी शांति प्रिय वीडियो है, तो ये शांति प्रिय घटनाएं मैं आपको बड़े शांति प्रिय तरीके से शांति प्रिय लोगों के बारे में सुनाता हूं। बीजेपी आसनसोल के ऑफिस का हाल आप देख सकते हैं, किस प्रकार की वहां पर घटना की गई है। हुगली के अंदर बीजेपी का ऑफिस जला दिया जाता है, शुवेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय पर अटैक कर दिया जाता है, मिहिर गोस्वामी की कार पर अटैक कर दिया जाता है, बीजेपी के बूथ एजेंट्स के घर को फूंक दिया जाता है, नंदीग्राम में बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया जाता है, हावड़ा में भी इसी प्रकार की घटना होती है। इसके अलावा बीजेपी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है आधिकारिक रूप से जगदाल में, राणाघाट में, बेलाघाट में, सोनारपुर दक्षिण में, शीतलकुची में और बेलपुर में। इसके अलावा वीरभूम में 2 बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार का मामला भी सामने आया है, जिसके सच की पुष्टि अभी नहीं हो सकती, लेकिन वीडियोस में उन महिलाओं के साथ किस प्रकार से जबरदस्ती की जा रही है ना, वो आपको मैं दिखा देता हूं। थोड़ा सा ब्लड है पर फिर भी अंदाजा आपको पड़ जाएगा। मत 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 काउंटलेस लोगों के साथ मारपीट कर देना या फिर घर ऑफिस जला देना या फिर धमकियां दे देना या फिर सर फोड़ देना, ऐसी घटनाओं को तो मैं अभी काउंट ही नहीं कर रहा हूं। और ये जो जितनी भी घटनाएं हैं, अधिकतर घटनाएं या फिर ऑलमोस्ट सारी घटनाएं जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में हुई हैं। और ये गोवा क्रॉनिकल की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं, और इस बात में कितना दम है ये जानते हैं। तो जहां जहां ये इंसिडेंट्स ज़्यादा हुए हैं वहां का हम जो डेमोग्राफिकल डेटा है वो जरा देख लेते हैं। शीतलकुची 36% मुस्लिम समुदाय के लोग, दूसरी तरफ नंदीग्राम में 41% मुस्लिम समुदाय के लोग, वीरभूम में 28% मुस्लिम समुदाय के लोग। और ये बड़े एरिया का डेटा आपको बता रहा हूं मैं, ये 2011 का डेटा है और बड़े एरिया का डेटा है। जहां पर ये इंसिडेंट्स हुए हैं वहां पर जो पॉपुलेशन है वो और ज्यादा डेंस और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सवाल ये कि भाई ऐसा कौन कर रहा है ये तो पता चलता है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा ये अभी पता नहीं चलता है। तो जरा इस पर गौर करते हैं। टीएमसी के कैंडिडेट थे, उन्होंने बीच इलेक्शन में ये घोषणा की थी जैसे ही 30% मुस्लिम आबादी होगी वो हम 4 पाकिस्तान बना देंगे। ममता ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान मस्जिद का जो इमाम था, इमाम बरकती, उसने भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात की थी और उसके बाद कहा था मुझे ममता का पूरा समर्थन प्राप्त है। ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था इस पर भी। और ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है। ममता के इन एक्शन का रीजन आप खुद सोच लीजिए, और ममता के गवर्नमेंट कौन चलाता है ये भी आप खुद सोच लीजिए, और ये हिंसा क्यों हो रही है ये भी फिर आप खुद ही सोच लीजिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं सिर्फ ये याद दिलवाने के लिए हैं कि टीएमसी के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होगा, और ये रिपीटेडली हो रहा है। 2018 में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं बंगाल के अंदर, उसमें 30% के करीब सीट्स जो थी वो टीएमसी बिना कॉन्टेस्ट के ही जीत गई थी। जी हाँ, उनके खिलाफ कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हो पाया था, इतनी हिंसा कर दी थी, उन लोगों को फॉर्म तक नहीं भरने दिए थे। दूसरी तरफ 100 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे उनको चुनाव से पहले ही टपका दिया था। लेकिन बीजेपी सब पर क्या स्टैंड ले रही है? तो जी 5 मई को बीजेपी जो है वो पूरे देश के अंदर इस हिंसा के खिलाफ धरना देने वाली है। वाह क्या स्टैंड है। दूसरे बीजेपी के लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ढूंढ रहे हैं। बंगाल के सांसद बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं हम
हम सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन समझिए कि अगर मैं कार्यकर्ता के पास जाता हूं तो मेरी गाड़ी पर पथराव होगा, मेरी गाड़ी पर हमला होगा। ये MP लेवल का आदमी बोल रहा है जो कि मिनिस्टर रह चुका है। चुनाव से पहले भी मरते हुए कार्यकर्ताओं के ऊपर सिर्फ कड़ी निंदा ही की जा रही थी। समझ में नहीं आता कि इतनी जो नपुंसकता है वो नेचुरली है या फिर कोई ऑपरेशन करवाया है। नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल के गवर्नर से इस बारे में बात की है और चिंता जताई है, लेकिन चिंता जताना कार्यकर्ताओं की हत्या को नहीं रोक सकता। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो ये आर्टिकल 355 के अनुसार केंद्र सरकार जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि हर राज्य के हर व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी कोई भी किसी भी प्रकार का आक्रमण हो तो उससे रक्षा करे। और इस आर्टिकल के अनुसार वो बंगाल के गवर्नर को लेटर लिख सकती है। फिर बंगाल का जो गवर्नर है वो अपनी रिपोर्ट इस पूरी हिंसा पर जो होम मिनिस्ट्री है और राष्ट्रपति है उसके पास भेज सकता। और उसके बाद ममता बनर्जी का जो शपथ ग्रहण समारोह है ना उसको टाला जा सकता है उस समय तक, जब तक कि बंगाल में स्थितियां ये वाली जो हैं वो सामान्य ना हो जाएं। यकीन मानिए ऐसा किया जाएगा तो बंगाल 2 घंटे के अंदर शांत हो जाएगा। दूसरा तरीका है राष्ट्रपति शासन लगाने का, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और दूसरी तरफ कई बार लगाया जा चुका है, लेकिन इसके लिए रीड चाहिए। और आज की जो केंद्र सरकार है उसकी ऐसे डिसीजन लेने में रीड टूटती है। लोग मरे तो मरे, लेकिन सवाल ये आता है कि ये रीड जो है वो टूटती क्यों है ऐसे डिसीजन लेने में। तो ये ममता बनर्जी ने कहा है इस हिंसा पर, वो खुद ही विक्टिम बन रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी ने हमारी हिंसा की थी। महुआ मित्रा जो है उनका भी शर्मनाक बयान आया है। NDTV के पत्रकार हैं ये भाई साहब, जस्टिफाई कर रहे हैं इस वायलेंस को, और ये आदमी जो है इस पूरे प्रकरण को ही झूठा कह रहा है। कुछ लिब्रांडू इस मुद्दे के ऊपर बोले हैं, लेकिन एक ट्वीट कर चुपचाप निकल लिए हैं। दूसरी तरफ अखबार जो है ममता की जीत को आइडिया ऑफ इंडिया की जीत बता रहे हैं। शशि थरूर भी भारत की जीत बता रहे हैं ममता की जीत को। तो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप दिखाने के बावजूद भी ममता बनर्जी जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रही हैं। दूसरी तरफ आसाम के अंदर कांग्रेस को हटाकर बीजेपी सत्ता में आती है और उसके बावजूद कोई हिंसा नहीं होती कांग्रेस वालों के साथ। SP को हटाकर उत्तर प्रदेश में योगी सत्ता में आते हैं, SP के कार्यकर्ताओं के साथ कोई हिंसा नहीं होती। त्रिपुरा के अंदर भी लेफ्ट को हटाकर बीजेपी सत्ता में आती है, कोई हिंसा नहीं होती लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरा है। और इसी नैरेटिव के वैलिडेशन से डरकर या फिर इसी नैरेटिव से डरकर बीजेपी कोई रीड नहीं दिखाती है। मेरा मतलब है कोई भी एक्शन नहीं लेती है। यूनिवर्सिटीज के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, लेबर एसोसिएशंस के अंदर आज भी वही लोग बैठे हुए हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को हैंडल करते हैं और वही लोग नैरेटिव को सेट करते हैं। और इसी वजह से इतनी हिंसा के बावजूद और 30% सीट अनकॉन्टेस्टेड जीतने के बावजूद ममता बनर्जी जो हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए एक वरदान है और मोदी आइडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरा। लेकिन किसी कार्यकर्ता की जो जान है वो किसी भी नैरेटिव की लड़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर एक्शन होना चाहिए। किसी मोबाइल चोर से लेकर पार्लियामेंट के अंदर जो डकैत बैठा हुआ है उस तक कानून और व्यवस्था का जो डर है वो पहुंचना चाहिए। क्यों? बंगाल के कार्यकर्ता से पूछ। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी फासिस्ट नहीं है। सवाल बस इतना ही है कि क्या बीजेपी इस सब पर कोई एक्शन लेगी या नहीं, और एक्शन क्या लिया जा सकता है वो इस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि बीजेपी जो है वो एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। साथ ही साथ हमारे कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com और ज्वाइन बटन है, उसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दिए गए हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है, उससे चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।